So, hello everyone, welcome to P Stars Tutorial. So, यूपीएससी आईएएस 2024 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसके अपने रिजल्ट भी आ गए हैं एंड फाइनल सिलेक्शंस का भी लिस्ट आ गया है। ठीक, तो अब हम लोग इसमें जो यूपीएससी आईएएस 2024 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अपने जो क्वेश्चन पेपर थे उसी के एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको देखते हुए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने स्टैट सेकेंड पेपर को लिया है और स्टैट सेकेंड पेपर के इनसाइड जो इसमें लीनियर मॉडल का जो पार्ट है इसके अपने जो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे, क्वेश्चंस के अपने लेवल क्या थे, ये हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जनरली अगर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर की बात करते हैं तो ये एज इट ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये पेपर से ये होता है। ठीक, इसमें 3 ऑफ यूनिट्स एज इट इसमें इंक्लूड होते हैं। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं जिसमें लीनियर मॉडल आता है, इसके बाद अगर यूनिट सेकेंड करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स इन्फरेंस होता है एंड यूनिट थर्ड इसमें अगर हम लोग चलते हैं तो ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट ये होता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स सेकेंड पेपर के इनसाइड जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट है लीनियर मॉडल उसको मैंने लिया हुआ है। तो इसके अपने सिलेबस साथ में क्वेश्चंस किस तरीके से कैसे हैं और जो 2024 में लीनियर मॉडल बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके अपने लेवल क्या थे, कैसे थे, ये सब कुछ हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एज इट अगर इसका हम सिलेबस को देख लेते हैं तो लीनियर मॉडल में क्या क्या इसके अपने सिलेबस हैं स्टैट सेकेंड, जिसमें हम कह सकते हैं यहाँ से जो दिया गया ये मैट्रिक्स थ्योरी, लीनियर एस्टिमेशंस और इसमें नेक्स्ट इसमें आ जाता है रिग्रेशन एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये एज अ 4 सब टॉपिक हम कह सकते हैं, इनको मिला के यूनिट फर्स्ट एज इट तैयार किया जाता है। और यूनिट फर्स्ट में जो मैट्रिक्स थ्योरी है तो ये टोटली मैट्रिक्स बेसिस है, जैसे मैट्रिक्स की अपनी प्रॉपर्टी, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स, जनरलाइज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। जनरली यहाँ से जो आपके अपने एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं स्टार्ट सेकेंड पेपर के इनसाइड, ये जो जी इनवर्स का जो टॉपिक है इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस ये बनते हैं। लीनियर एस्टिमेशंस की बात करते हैं तो इसमें थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशंस, गॉस मार्को लीनियर मॉडल, एस्टिमेबिलिटी फंक्शंस, ईरर एंड एस्टिमेशन एस्टिमेट। तो फर्स्ट एज इट जो लीनियर मॉडल होता क्या है, लीनियर मॉडल का ही, उसके बाद इसमें एस्टिमेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, फिर इसमें एस्टिमेबल फंक्शंस और एस्टिमेशंस, तो इससे रिगार्डेड एज इट क्वेश्चंस ये बनते हैं। और नेक्स्ट अगर हम कहें रिग्रेशन एनालिसिस, तो रिग्रेशन एनालिसिस में सिंपल लीनियर रिग्रेशंस एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशंस को मिला के ये कंप्लीट एक इसका सब पार्ट ये बनता है यूनिट फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो। ठीक, फिर इसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ जाता है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात इसमें 1 वे क्लासिफिकेशंस, 2 वे क्लासिफिकेशंस, वो फिक्स इफेक्ट मॉडल, रैंडम इफेक्ट मॉडल, मिक्स इफेक्ट मॉडल, इससे रिगार्डेड ये क्वेश्चंस ये बनते, मतलब ये एज ए कंप्लीट मिलके यूनिट फर्स्ट का जो लीनियर मॉडल का जो पार्ट है उसके सिलेबस को ये कवर करता है। तो टोटल इसमें 4 एज हम कह सकते हैं सब पार्ट है जो यूनिट फर्स्ट जो लीनियर मॉडल को ये तैयार करता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं जनरली जो क्वेश्चन पेपर्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, तो सेकेंड पेपर में अगर देखा जाए तो टोटल 80 क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये होता है, 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स को होते हैं और इसमें जो निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं 0.75 होता है। इट मीन्स ये 200 मार्क्स ये पेपर बनता है। अब 200 मार्क्स के इनसाइड अगर हम कहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टैट सेकेंड पेपर में 3 ऑफ यूनिट्स इंक्लूड होता है, लीनियर मॉडल, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। तो लीनियर मॉडल से जनरली 10 to 20 क्वेश्चंस ये बनते हैं। मतलब इस एग्जाम में सेकेंड पेपर की इनसाइड बात करते हैं तो ऐसे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में देखा जाए तो उसमें 40 to 50 क्वेश्चंस बनते हैं और ऑफिशियल स्टैट से 20 क्वेश्चंस के नियर अबाउट ये बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो स्टैट सेकेंड पेपर के इनसाइड जो लीनियर मॉडल का है जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें लीनियर मॉडल से किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे ये हम लोग लेके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो फिलहाल इसमें जो मैट्रिक्स थियरी है इससे टोटल 6 क्वेश्चंस ये पूछे गए थे। लीनियर एस्टिमेशंस और रिग्रेशन एनालिसिस से क्वेश्चंस इस बार 2024 में नहीं पूछा गया था। उसके बाद एनोवा की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से टोटल अगर देखा जाए तो 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। ऑन एवरेज अगर देखा जाए 10 to 20 क्वेश्चंस बनते हैं
तो एक जो अप्रॉक्सीमेट जो रेशियो हम लोग चलते हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से होता है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस, और इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस या 3 से 4 क्वेश्चन, ये ऐसे एक पैटर्न चलता है। लेकिन इस बार 2024 में जो क्वेश्चंस जो बनाए गए हैं, लीनियर एस्टिमेशंस और रिग्रेशन एनालिसिस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। लगता है कि इसको जिसने मतलब जो एग्जामर कह सकते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को जो सेट किया है वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे, इसलिए ज़्यादातर ये क्वेश्चंस वो मैथमेटिक्स से इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। लीनियर एस्टिमेशंस को, रिग्रेशन एनालिसिस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है और इनोवा से भी क्वेश्चंस ये बनाए गए। बट कोई बात नहीं, अब इसमें मैंने टोटल जो 10 क्वेश्चंस ये है, इन 10 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसके सॉल्यूशंस के साथ हम लोग लेकर डिस्कस करेंगे और साथ में उसके पैटर्न को भी समझेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से ये हैं, कैसे मतलब उसको सॉल्व करना है, क्या मेथड्स हैं, ये सब कुछ वन बाय वन हम लोग लेके डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभी तक जो लेख हम लोग डिस्कस किए, एक इसके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है और साथ में किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस ये पूछे गए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो एज 2024 में लीनियर मॉडल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस ये पूछा गया है, जिसमें ये मैट्रिक्स थ्योरी बेस्ड ये है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक, सिमेट्रिक जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए कैन ऑलवेज बी फाउंड। तो जनरली ये मैट्रिक्स थ्योरी बेस्ड है और जी इनवर्स से रिगार्डेड ये क्वेश्चन से ये है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे लिया गया है, समझिएगा, और उसके बाद इसका जो जी इनवर्स निकाला जा रहा है वो भी एज ए सिमेट्रिक होगा कि नहीं, उसके बारे में स्टेटमेंट ये है। ठीक, तो अब मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स का एक तो इनवर्स निकालते हैं, यहाँ से हम लोग करते हैं ए इनवर्स निकालते हैं और एक जी इनवर्स का ये कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक, नोटेशंस अलग अलग चलते हैं। ए इनवर्स मतलब इसमें माइनस पावर करके 1 लगाते हैं और ये एज इट बार बेस इसमें चलता है आपका ये। ठीक, ये हमारा इन नोटेशंस होते हैं। बाकी किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स हमें निकालना होता है तो फर्स्ट एज इट इसका हम डिटरमिनेंट निकाल, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये ए इनवर्स जो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये इनवर्स का क्या होता है, प्रोसीजर से होता है। और जी इनवर्स का अगर हमको यहाँ पे निकालना होता है, किसी मैट्रिक्स अगर ये ए दिया गया है एम क्रॉस ये एन ऑर्डर का है, तो इसका जी इनवर्स जो होता है वो एज इट क्या होता है, एन क्रॉस ये एम ऑर्डर का ये होता है। ठीक, तो एम क्रॉस एन मतलब वो स्क्वायर बेस्ड हो या रेक्टेंगुलर बेस्ड हो, उन सभी के केसेस में जी इनवर्स एज निकाला जा सकता है। तो इस केस में ए जी इनवर्स ऑफ ये एज इट ए की इक्वल होता है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये एज इट क्या होता है, जी इनवर्स ये होता है। ऑर्डर ये क्या होता है, अगर ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो इसका जो जी इनवर्स का जो ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस ये एम का हो जाएगा। ये सिंपल एक डिफिनेशन से ये चलता है। तो अब इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो फर्स्ट एज इट इसमें हम लोग लेंगे क्या, एक मैट्रिक्स लेंगे, एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके सोल्यूशंस को रखा हुआ है। यहाँ पे ए एज ए जी इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स ए है, जब ये इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये डिफिनीशंस होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ए इक्वल टू जो लिया है 4 2 2 2 2 0 एंड 2 0 2 दिया गया। ठीक, अब इस मैट्रिक्स को अगर हम इसमें से क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये जस्ट लाइक एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर इसी का हम लोग जी इनवर्स निकालते हैं तो जी इनवर्स इसमें हम लोग जी इनवर्स निकालते हैं तो वो क्या होता है आपका, ये जी इनवर्स का भी ट्रांसपोज करते हैं तो वो भी एज इट उसी को क्या कर लेता है, ये रिसीव कर लेता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से सभी समझ रहे हैं। तो यहां से जो जी इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एज इट क्या है, सिमेट्रिक है। बट एक अनदर एग्जाम्पल हम लोग इसी पे ए पे ले रहे हैं, तो यहां से इसका प्राइम निकालते ये सिमेट्रिक ये है, और साथ में अगर इसका जी इनवर्स निकाल रहे हैं तो ये एज इट क्या आपका ये इसका ये ट्रांसपोज करने पे ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये नॉट ये सिमेट्रिक है। अब तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक, मतलब ऑलवेज एज इट सिमेट्रिक नहीं होता है। सिमेट्रिक जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए कैन ऑलवेज बी फाउंड, तो ये भी नहीं है। इट मीन्स इसमें जो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने का मतलब जो इसका ऑप्शन ए है वो एज इट क्या होगा, ये करेक्ट होगा। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये जी इनवर्स ये कैसे निकाला जा रहा है, सिंपल सा मेथड्स है। ठीक, यहां से अगर मैट्रिक्स ये हम लोग देख रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है,
इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम एक मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 का इसका एक माइनस निकालेंगे। तो पैटर्न क्या होता है, यहाँ से हमें करना है क्या है कि अगर हमको जी इनवर्स निकालना है तो वो क्या होगा 0 0 0 और ये एम इनवर्स कर देंगे। एम क्या होगा, इसमें से हम इसको एज अ 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लेंगे, इसको एम एज अ कंसीडर कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या होगा आपका ये 2 0 एंड 0 एंड 2। ठीक, अब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई, इसका इनवर्स निकालेंगे, एम इनवर्स निकालेंगे। तो ये जनरली इसका जो डिटरमिनेंट अगर इसमें हम करते तो ये एडजॉइन ऑफ ये एम और डिटरमिनेंट ऑफ ये एम हम इसको कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट जिसका निकालेंगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ये एम क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये 2 क्रॉस 2 का अगर हमको इनवर्स निकालना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा आपका ये, इस पे हम लोग डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करेंगे और 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड तो ये 1/2 0 0 1/2 यही आ जाएगा। अब इसी के जब हमको इसको ये रख देना। अब ये पैटर्न ऐसे बदलता रहता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पे निकालना तो हम यहाँ से आर ऐसे भी कर सकते हैं। ये एम इनवर्स यहाँ पे भी हो सकता है 0 और 0 0, हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स ये ढूंढनी पड़ेगी। फिर हम इसको ऐसे भी बदल सकते हैं यहाँ से, मतलब इससे टोटल 4 टाइप बेस्ड ये जी इनवर्स ये निकाला जा सकता है। एम, अब यही एम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो हमको इसके अकॉर्डिंग ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स लेके चलना होगा। ये एक पैटर्न है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। इसमें और भी सारे एग्जाम्पल मैंने अटैच किया तो हम लोग लेकर भी डिस्कस कर लेंगे, बट ये हमारा मेथड्स है और इस मेथड्स के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन एज इट ये करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया, ए क्या आपका ये एन क्रॉस पी के मैट्रिक्स से ये दिया गया, आर उसका रैंक है एंड ये क्या आपका जनरलाइज इनवर्स ऑफ ए, इसको डिनोट किया जा रहा है। तो इसमें से कहा जा रहा है कि ट्रेस ऑफ ये ए जी इनवर्स, फिर ट्रेस ऑफ ये जी इनवर्स ऑफ ए एंड ए ये आपस में इक्वल है और इसका जो रैंक होगा वो आर के इक्वल नहीं होगा। जनरली ये रिजल्ट बेसिस ये क्वेश्चंस हैं तो ये आपस में इक्वल होते हैं। और साथ में हम यहाँ से कह सकते हैं इसका जो रैंक जो होगा वो जो रैंक ऑफ ए होगा वो उसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं उसी के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम लोग कैसे लेके सॉल्व करेंगे, साथ में इसमें और भी सारे रिजल्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये ए मैट्रिक्स दिया गया है एम क्रॉस ये एन ऑर्डर का ये है तो इसका जी इनवर्स की बात करते हैं तो ये एन क्रॉस ये एम ऑर्डर का ये हो जाता है। अब यहाँ से ये ए जी इनवर्स और साथ में हम कह सकते हैं जी इनवर्स ये ए, ये दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडमपोटेंट होते हैं। ये आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होता है। और अगर कोई मैट्रिक्स आइडमपोटेंट, जैसा अगर एच मैट्रिक्स का ये आइडमपोटेंट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा। इस केस में रैंक ऑफ ए मतलब रैंक ऑफ एच, इसमें कह सकते हैं रैंक ऑफ एच और ट्रेस ऑफ ये एच ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये एच आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है तो आई माइनस एच ये भी क्या होगा, एक आइडमपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका भी रैंक और ट्रेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारे रिजल्ट इस पर हमको क्या करना, अप्लाई करना। तो इसको भी मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको यहाँ पे रखा हुआ है। मैट्रिक्स ए एज आइडमपोटेंट होगा तो इस कंडीशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। बाकी इसमें रैंक ऑफ ए इसका ट्रेस आपस में इक्वल होगा। और अगर आई मतलब ये ए आइडमपोटेंट है तो आई माइनस ए ये भी क्या होगा, एक आइडमपोटेंट मैट्रिक्स ये हो जाएगा। तो इसका भी रैंक एंड ट्रेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाकी यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये जी इनवर्स ऑफ ए दिया गया है तो इस केस में इसको वेरीफाई किया कि ये आइडमपोटेंट है कि नहीं है, यहाँ पे हम रख दिए। और बाकी जो कंडीशन चलता है आपका ये इसी रिजल्ट का हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसका यूज किए। तो देख सकते हैं ये भी इसी के इक्वल आ जा रहा है और साथ में ये भी इसके इक्वल आ जा रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये आइडमपोटेंट है। तो अब इसका रैंक एंड ट्रेस आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसी को बाय एग्जाम्पल भी लेके वेरीफाई किया गया। एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है, जस्ट इसको भी मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के तौर पर लेके इसको बताया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी लेके इसमें कर सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 0 होगा तो रैंक इसमें क्या होगा आपका, ये 2। रैंक कैसे आइडेंटिफाई, इसमें रो इक्लोन फॉर्म का भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। या इसमें 2 क्रॉस 2 का अगर मैट्रिक्स देखेंगे तो एक हमारा नॉन जीरो बाइनरी से ये मैट्रिक्स ये मिल जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसके रैंक को आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे।
तो अब इसका अगर हम जी इनवर्स निकालेंगे तो जी इनवर्स निकालने का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग लेके यहाँ पे लेके डिस्कस किए हैं। प्रोसीजर्स यही है जो मैंने यहाँ पे बताया होगा आपको, ये कि हम एक 2x2 का एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन डिटरमिनेंट जीरो मैट्रिक्स में इसमें ढूंढेंगे हम लोग, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो सेम उसी मैट्रिक्स वही है, तो ये इसका जी इनवर्स निकाल दिया, मैंने एक ही किया है। देखिए मैट्रिक्स अगर ये यहाँ से अगर ए मैट्रिक्स दिया गया, इसका डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, इस केस में ए इनवर्स जो होता है ये यूनिक होता है, ठीक। और अगर इसका डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो हो दिया तो इस केस में इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, इसमें से जी इनवर्स निकालते हैं। तो जो जी इनवर्स होता है ये यूनिक नहीं होता है, ये डज नॉट, ये यूनिक नहीं होता है, ठीक। मोर देन ये 1 होते हैं। तो अब यहीं से इसका निकाला गया पैटर्न, वही मैंने बताया कि इसमें 0 0 0 ये एम इनवर्स मैंने ले लिया, और एम को मैट्रिक्स मैंने एम क्या ले लिया यहाँ पे 2 0 0 एंड 2, और इसी का एम इनवर्स मैंने निकाल दिया, तो वो क्या है आपका ये 1/2 0 0 1/2। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब इसको लेके मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया, फिर हम इसको एच एज्यूम कर दिए, एच स्क्वायर करेंगे तो ये अगेन ये एच आ जाएगा। इस मीन्स इसका ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो अगर हम इसका रैंक करेंगे तो इसके ट्रेस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिलहाल इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो या नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम की बात करते हैं तो ये 2 हो गया, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसके रैंक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ ये एच एंड और ट्रेस ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, तो ये भी इसको अगर हम p एज्यूम कर लेते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू p, तो ट्रेस आप ये p भी एज इट इसमें क्या होगा 2 हो जाएगा, और रैंक भी इसका क्या होगा आपका ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हम देख सकते हैं ये दोनों एज इट आपस में इक्वल है, तो ट्रेस आपस में क्या होंगे आपका ये इक्वल हो गए, और ट्रेस जो होगा ये इसके रैंक के इक्वल, क्योंकि इसका जो रैंक हम लोग कह सकते हैं रैंक ऑफ ये ए, ये क्या है रैंक ऑफ ये ए जी इनवर्स ऑफ ये हम कह सकते हैं, और फिर रैंक ऑफ ये ए और जी इनवर्स ये आपस में क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो इस केस में ये भी इसके क्या होगा इक्वल, क्योंकि यहाँ पर रैंक ऑफ ए एज इट इसमें 2 दिया गया है और बाकी तो एज इट ये है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है, और बाकी ये रॉन्ग है। तो अगर इसके फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो ऑप्शन ए एज इट क्या होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए, टोटली मैथमेटिक्स से ये है। और इस बार जो 2024 में जी इनवर्स से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन ये पूछे गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ax इक्वल टू सी दिया गया, हैज एटलीस्ट 1 सोल्यूशन। एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होने का मतलब कम से कम एक है, तो एक से ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे जो ए जो मैट्रिक्स ये है, अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, या अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इस केस में इसका जी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अब ये किस सिचुएशंस में ये होगा, तो जो रैंक ऑफ ये ए हम कह सकते हैं, और रैंक ऑफ ये यहाँ पे ए और ये जो सी दी ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जब ये आपस में इक्वल होते हैं तभी यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस के एग्जिस्टेंस की ये बात आती है, क्या इसके सॉल्यूशंस के एग्जिस्टेंस की बात आती है। इट मीन्स ये क्या होगा आपका ये करेक्ट होगा। अगर इसका सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा तब ये नॉट इक्वल टू बेसिस पे ये आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कहा गया कि ए और ए जी इनवर्स ये सी दिया गया। तो अगर हम सेम अगर इसी मैट्रिक्स को लेके चलते, ये ए मैट्रिक्स दिया गया है ए एक्स, ये सी हम लेके चलते हैं इसी के अकॉर्डिंग, तो सी एक हम नॉन जीरो कॉलम यहाँ पे क्या कर ले, एज्यूम कर ले रहे हैं। तो जो यहाँ से हमारा जो मैट्रिक्स आया ये इतना आ गया, ये आ गया, इसी में हम क्या कर दिए 0 0 अगर C1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इस केस में ये इस कंडीशंस को होल्ड नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू ये C आएगा, ठीक। नॉट इक्वल टू C होने का मतलब क्या, ओनली इस पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा और यहाँ से ए एज इट क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अब चाहे तो इसी के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको लेके चल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रखा है, ये
एज इट यहाँ पे a इक्वल टू 2 2 3 1 0 1 एंड 3 2 0 ये लिया हुआ। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा ये मैट्रिक्स मैंने नहीं लिया, तो अब इसमें हमको करना क्या है कि ये इसका डिनोटेड द जनरलाइज इनवर्स ऑफ ए, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रैंक, ट्रेस, और इससे रिगार्डेड ये क्वेश्चन से पूछा गया। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या कि इसके डायगोनल का सम करेंगे, तो डायगोनल का सम करने का मतलब क्या, ये 6 आ गया आपका ये, ठीक। अब इसमें कहा गया कि इसका रैंक, तो रैंक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट फिलहाल इसका इक्वल टू ये 0 आएगा, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो इसमें 2 क्रॉस 2 का एक माइनस बन जा रहा है, जैसे यहाँ पर हम 2 2 1 0 कर दिए, तो इसका अगर मान लीजिए इसको b कर दिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ये नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक ऑफ ए बी ये 2, इट मीन्स ये रैंक ऑफ ए को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो इस केस में इसका रैंक भी क्या होगा आपका, ये 2 हो जाएगा। और बाकी इसके जी इनवर्स की बात करते हैं, तो जी इनवर्स हमें क्या इसमें निकालना पड़ेगा, तो हम चाहे तो यहाँ पे 0 0 0 ये एम इनवर्स इसको एज्यूम कर लिए, ठीक। मेथड्स होता है आपका ये, यहीं से आपका ऐसे ये एम इनवर्स यहाँ पे भी रख सकते हैं 0 0 0, या हम इसको कर दिए यहाँ से, तो 0 एम इनवर्स यहाँ पे रख दिए 0 0, और एक इसमें और बन जाएगा यहाँ से 0 एम इनवर्स 0 0 0 एज ए क्या इसमें नल मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से m, अगर हम इस बेसिस पे यहाँ पे इसको अरेंज करें तो हमको ये m ये लेना पड़ेगा, और अगर हमको यहाँ पे अगर रख रहे हैं तो हमको इस पोजीशंस को लेना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो हमको ये वाला टर्म ये लेना पड़ता है। इसी के अकॉर्डिंग हमको इसको क्या करेंगे, अरेंज करें। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया तो मैट्रिक्स का जो जी इनवर्स जो होता है यूनिक नहीं होता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसको लेके चल लेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे भी इसके सोल्यूशंस को यहाँ पे रखा हुआ है, ये दिया गया है, रैंक डिटरमिनेंट इसका 0 आ जाएगा, इट मीन्स रैंक हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म से निकाल लेंगे, या एक माइनस बेसिस पे भी हम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से जी इनवर्स निकालने का जो एक मैंने फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड किया, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये इसके बेसिस पे एम डिटरमिनेंट हम मतलब एम इनवर्स दिया गया, तो एम एज्यूम किया मैंने यहाँ पे ये 0 1 2, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये है, तो हम इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। मेथड्स का अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर हमको उसका इनवर्स निकालना होता है, जैसे हम यहाँ पे कर दिए, मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसके नंबर ए बी सी एंड डी दिए गए, तो फर्स्ट एज इट इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट ए डी माइनस ये क्या होगा आपका, ये बी सी हो जाएगा। अब इसका हमको एडजॉइंट निकालना होता है, तो एडजॉइंट डायरेक्ट हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे, बस इसमें करना 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में आसानी से निकल जाता है। डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, और ये ऑफ डायगोनल को बिट निगेटिव साइन लिख दीजिए, ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो इतना हम लोग कर ले, बाकी इसमें अगर निकालेंगे तो ए इनवर्स अगर कर लेंगे तो वो क्या होगा आपका, ये एडजॉइंट ए अपॉन ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यही कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे लगा दिया गया। अब इसमें लेके इसको ए जी इनवर्स आप करके इसको प्रोडक्ट किए हैं, ये भी आपका एच स्क्वायर इसमें एज्यूम करिए, आइडमपोटेंट में इसका रैंक क्या होगा, ट्रेस क्या मतलब रैंक क्या होगा, इसका रैंक अगर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ट्रेस भी इसका क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएंगे। या अगर आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का अपना डिफिनीशन ये होता है कि उसका रैंक और ट्रेस दोनों आपस में क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। सेम यहाँ पे भी करेंगे, इसको पी एज्यूम कर लिया, पी स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका भी ट्रेस क्या होगा आपका, ये 2 हो जाएगा, रैंक 2 इट्स मीन्स इसका ट्रेस, आप इसको चाहते इसको ट्रेस मतलब इसके डायगोनल का क्या होगा आपका सम, इसका भी डायगोनल का क्या आपका, इसका हम लोग सम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये हो गया, तो इसके बेसिस पर रैंक 2 हो गया, ट्रेस आप कर सकते हैं तो 2 हो गया, बाकी यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल, और ट्रेस आप ये 6 हो गया। इट मीन्स अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन डी एज इट क्या होगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हो गया आप सभी का। अब नेक्स्ट इसमें एग्जाम मतलब इसमें जो 5 जो दिया गया है, ये भी जी इनवर्स से रिगार्डेड ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जी इनवर्स ऑफ एनी जनरलाइज मतलब जनरलाइज इनवर्स दिया गया ऑफ ए, और यहाँ से एच जूम कर दिया गया, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी तक तो लेकर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ये एच क्या होगा, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, इस कंडीशंस को होल्ड करके इसका रैंक और ट्रेस आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अगर ये एच दिया गया है तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा, या ये इसके इक्वल होगा, या इसका ट्रेस और रैंक आपस में इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ ये एच और ट्रेस ऑफ ये एच ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाय डिफिनीशंस में रिजल्ट भी कह सकते हैं,
बाकी इसको हमको लेके क्या करना है, वेरीफाई ये करना है। तो यहाँ पे भी मैंने इसके सॉल्यूशंस को अटैच किया एक सिंपल फॉर्मेट में करने के लिए। ये रैंक ट्रेस और बाकी यहाँ से रैंक ट्रेस आपस में क्या होंगे आपके, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, एच स्क्वायर की बात करते थे, ये आइडम्पोटेंट के कंडीशंस को क्या करेगा आपका, होल्ड करेगा, तो इसको लेके वेरीफाई किया गया है। और बाकी यहाँ से अगर एच एज्यूम करते हैं, इसको पी एज्यूम करते हैं, तो ए आप एच करेंगे, तो एच के जगह पर हमने वैल्यू यहाँ पर रख दिया है। तो ये जी इनवर्स का डिफिनीशन सी है, तो यहाँ पे ए देखिए इसमें एच दिया गया है, हाँ ये ए के इक्वल हो जाएगा, इसमें क्या किया है, ए की इक्वल है, ठीक है। और यहां से करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू ये ए के इक्वल आ जाएगा, बाकी इसमें रैंक रैंक ट्रेस और रैंक आपस में क्या होंगे आपके, ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस केसेस में ये तो करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं है, और बाकी यहाँ से सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके मैथमेटिक्स को भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 6। ए और बी टू मैट्रिक्स ये दिए गए, ठीक, इसी से लेके मतलब ये 2024 में जो मतलब जो जी इनवर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी के बेस पे बाकी मैंने इन सभी स्टेटमेंट को लेके एज ए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया हुआ है, और वन बाई वन इन सभी को मैंने वेरीफाई किया है, एग्जाम्पल वही है। ठीक, तो देख सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनाए गए होते हैं, उन्हीं से कुछ और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प मिल जाता है। तो ये दिया गया है, ए और बी दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये ए की इक्वल होगा, ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ये हो जाएगा, रैंक ऑफ ए और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, और रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ये बी ट्रेस ऑफ ए बी आपस में क्या होंगे कि ये सेम होंगे। इससे हमें लेके क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं ए मैट्रिक्स दिया गया है, ये इसका जी इनवर्स है, तो ये इस कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो अगर हम इसको ये जी इनवर्स के जगह पे बी एज्यूम कर लिए, तो देख रहे हैं कि इस कंडीशंस को ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे भी हमें देख के आइडिया लग रहा है कि यहाँ से हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, आप इसमें कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से मैंने इसी को क्या कर दिया, एम एज्यूम कर लिया है, तो हमारा पैटर्न जो चलता है 0 0 एम इनवर्स। तो जब इसका एम को इनवर्स निकालेंगे तो यही इतना पार्ट ये आएगा। ठीक, तो ये ऑब्वियसली इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और बाकी को हम लोग वन बाई वन इसी के अकॉर्डिंग वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, इसमें देख सकते हैं, इसका मैंने निकाल के डिटरमिनेंट कर दिया है, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है, मतलब इसमें रैंक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपका ये 2 हो सकता है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का एक माइनस हमको मिल गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 हो सकता है। 2 क्रॉस 2 का माइनस मिला है, और उसका भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इसका रैंक इसमें 2 कर रहे हैं। तो अब ये हमारा कंडीशंस है, इसके बेसिस पे मैंने करती इसको फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स ये इसका जी इनवर्स ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने बेसिक एजम्पशन इस पे रखा हुआ है। ठीक, अब ये बी ए करेंगे, तो बी के जगह पे क्या मैंने एज्यूम किया, इसमें जी इनवर्स ऑफ ए, इसको लेके वेरीफाई कर दिए, तो ये पी एक मैट्रिक्स हो गया, पी एज इट इसमें एज्यूम कर रहे हैं, तो अगेन इसका पी स्क्वायर करें तो ये एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ये हो जाएगा। ठीक, इस केसेस में बी ऑफ ए ये क्या होगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। तो बी ऑफ ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होने का मतलब ये कि इसका रैंक और ट्रेस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, बाकी ये भी करेक्ट हो। अब रैंक और ये रैंक ऑफ ये बी आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वल है। यहाँ से हम देख सकते हैं रैंक ऑफ ए 2 हो जा रहा है, और रैंक ऑफ ये बी ए की अगर बात करेंगे तो ये भी क्या आपका ये 2 हो जा रहा है। इट मीन्स ये आपस में क्या हो गया आपके, ये इक्वल ये हो गया। तो जो इसमें कहा गया कि ये नॉट इक्वल है, तो ये गलत है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें ओनली क्या होगा, 3 स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। तो सी एज इट क्या होंगे आपके, ये करेक्ट ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 6 क्वेश्चन जो हैं जी इनवर्स जो मैट्रिक्स थियरी का जो पार्ट है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस डिजाइन किए गए। समझ सकते हैं आपके कि मतलब 2024 में ज़्यादातर वेटेज मैट्रिक्स थियरी को ही दे दिया गया, और वो भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ के जी इनवर्स को लेके। ठीक, और जी इनवर्स का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है लीनियर मॉडल के इनसाइड, खासकर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया
और रिग्रेशन एनालिसिस के इनसाइड अगर हम लोग चलते हैं तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के इनसाइड भी उसके सॉल्यूशंस एज इट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, यूनिक है, तो वहाँ पे भी है। ठीक, तो बहुत अच्छा खासा ये कॉन्सेप्ट ये है। तो अगर 6 क्वेश्चंस की बात करें तो 6 दूना 12, लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया है। तो है एक सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मैट्रिक्स से रिकॉर्डेड ये है, तो इसको किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे स्टैट वाले अक्सर मैथमेटिक्स को इग्नोर करके चलते हैं, तो कभी कभी मतलब मिस्टेक होने के भी चांसेज होते हैं। तो मैट्रिक्स मतलब इसमें इनवर्स और जी इनवर्स के कॉन्सेप्ट को वो चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेस्ड भी उनको लेके पढ़ा जा सकता है। ठीक, चलिए अब जो रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं, ये इसमें जो क्वेश्चन जो इंक्लूड किया गया है, ठीक, वो देखिए जो क्वेश्चंस है एनोवा बेस्ड इंक्लूड किए गए। तो 7, 8, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन नंबर इसमें इंक्लूड किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थ्योरेटिकली क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एनोवा टेक्निक? इट इज यूज्ड टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ द सेवरल पॉपुलेशंस वेरिएंस and it is used to test equality of the several populations mean and several populations variance. It origin lie in agriculture experiment। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है? तो अब इट इज यूज टू टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस मीन। एनोवा के इनसाइड जनरली जो टेस्टिंग का जो प्रोसीजर चलता है उसके मीन इफेक्ट को लेके और साथ में उसके वेरिएंस को लेके टेस्टिंग प्रोसीजर्स ये चलता है। बट इक्वलिटी की बात करते हैं तो वो उसके मीन को लेके बस ये चलता है। वो चाहे डिफरेंट टाइप जो फैक्टर्स या ट्रीटमेंट या दिए जाते हैं तो उनका जो मीन इफेक्ट होता है उसके बेसिस पे इक्वलिटी का कंडीशंस ये चलता है। ठीक, वेरिएंस को लेके नहीं चलता है। इंडिविजुअली वेरिएंस को लेके, ठीक, अलग अलग जो फैक्टर्स या ट्रीटमेंट होते हैं उनके वेरिएंस को लेके चला जाता है। जैसे अगर हम ये कि मान लीजिए फैक्टर्स ए दिया गया है, फैक्टर्स बी दिया गया, तो अब इसके जो अल्फा आई और ये बीटा जे दिए गए इफेक्ट हैं, तो अब इनके जो डिफरेंट टाइप जो इफेक्ट हैं उनको एज ए इक्वलिटी के फॉर्म में टेस्टिंग प्रोसीजर्स लेके चला जाता है आपका ये। ठीक, बट इसके वेरिएंस को लेके अगर हम कहें मान लीजिए सिग्मा अल्फा स्क्वायर और इसमें सिग्मा बीटा स्क्वायर, ये इक्वलिटी बेस्ड नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअली लेके चला जाता है। वो भी डिपेंड करता है कि मॉडल कैसा दिया गया। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करते हैं तो उस केस में इसके मीन को लेके, और रैंडम इफेक्ट मॉडल की अगर बात करते हैं तो उस केस में उसके वेरिएंस को लेके चला जाता है। तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट एज इट रॉन्ग है। और बाकी इट इज ओरिजिन लाई इन द एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो वो मल्टी डायमेंशनल बेस्ड वेरिएबिलिटी होती है। और एनोवा के इनसाइड जो कॉन्सेप्ट जो इसमें लिया जाता है वो एफ रेशियो या वेरिएंस रेशियो का कॉन्सेप्ट लेकर चला जाता है, और वो तभी यूज होता है जब वेरिएबिलिटी मल्टी डायमेंशनल बेस्ड होता है। और एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट में जो डिफरेंट टाइप डायमेंशन उसमें क्या होता है इंक्लूड होते हैं, मतलब अलग अलग फैक्टर्स या कंपोनेंट उसमें एक्ट करते हैं। तो इस केस में इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट ही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट की बात करते तो सी एज इट क्या होगा आपका ये करेक्ट ये हो जाएगा। ये थ्योरेटिकली बेस्ड ये क्वेश्चन ये है। आप चाहे तो इससे रिकॉर्डेड एस.सी. गुप्ता की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल जो 8 दिया, मतलब ये एग्जाम्पल नहीं कह सकते, क्वेश्चन 8। एनोवा फॉर वन वे क्लासिफाइड डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द वैल्यू ऑफ द वेरियस सम ऑफ स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फिर द वैल्यू ऑफ द वेरियस सम ऑफ स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। द वैल्यू ऑफ वेरियंस रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। द वैल्यू ऑफ वेरियंस रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो अब इसमें जो सम ऑफ स्क्वायर की बात किया जा रहा है, ठीक, तो सम ऑफ स्क्वायर सिंपली अगर हम इसको इस तरीके से समझें, एक्साई एज इट ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो अगर इसके सम ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन दिएगा तो ये n माइनस ये 1
समेशन आई फ्रॉम 1 टू, इसमें n कर सकते हैं एक्स आई माइनस ये एक्स बार का स्क्वायर, समझने के लिए मैं यहाँ पे बस यूज कर रहा हूँ, ठीक। और एक हम कर दिए m माइनस ये 1 समेशन आई फ्रॉम 1 टू m, और ये वाई आई माइनस ये वाई बार का स्क्वायर कर दिए। ये सम ऑफ स्क्वायर का एक कॉन्सेप्ट ये चलेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब यही टर्म, बाकी जो इसमें जो ये डिवीजन वाला टर्म इसको रिमूव कर दिए, हटा दीजिए। तो अब क्योंकि ये इन टर्म ऑफ ए का स्क्वायर, जब हम लोग इसमें वेरिएंस रेशियो डिफाइन करते हैं तो एफ हुए एस ऑफ एक्स स्क्वायर और एस ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमारा टर्म चलता है आपका ये। तो ये इसके यहाँ से जो टर्म होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करता है आपका रिप्रेजेंट करता है, तो n-1 और ये n-1 और बाकी m-1, ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम बेस्ड होता है, ठीक। तो जो सम ऑफ स्क्वायर होता है वो एज इट क्या होता है, सिंपली अगर हम इसमें एक्स आई माइनस ये एक्स बार ये हम लोग करते हैं, और एक्स आई एज इट ऑब्जर्वेशन से इसमें एक कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं या माइनस कर दे रहे हैं, और फिर इसमें से एक्स बार इसको कर दे रहे हैं, तो वैल्यू पे कोई इसके चेंज नहीं पड़ता है, डी ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है रिमूव हो जाता है आपका ये, ठीक। तो ये ओरिजिन से क्या होता है प्रभावित नहीं होता है। साथ में जब हम स्केल की बात करते हैं तो अगर एक्सआई में अगर हम किसी नंबर से मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब यही ए नंबर जो होता है जस्ट इसके बाहर निकल के ये एक स्क्वायर के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, और साथ में अगर इसमें भी हम करेंगे तो ये भी क्या होगा इसके स्क्वायर के फॉर्म में इन्वॉल्व हो जाएगा 1 करके। तो अब जब इसका वेरिएंस रेशियो करेंगे तब तो ये कट जाएगा, बट अगर हम इंडिविजुअली लेके चलते हैं तब तो वो उससे क्या होगा आपका ये प्रभावित होगा। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरियस सम ऑफ स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया उसमें प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स ये उसको ओरिजिन को चेंज करेगा, और उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसके स्केल को चेंज करेगा। तो अब ये तो हो गया, फिर इसमें द वैल्यू ऑफ वेरियस सम ऑफ स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, तो स्केल से नहीं होता है, बाकी वेरिएंस रेशियो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों ये हो जाएंगे। तो इस केस में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सी एज इट क्या होगा आपका ये करेक्ट ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। थ्योरेटिकली बेस्ड है, तो ये भी इससे रिकॉर्डेड भी अगर आपको पढ़ना तो एस.सी. गुप्ता की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक है आप वहाँ से भी कर सकते हैं या नेट का भी यूज आप कर सकते हैं। बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम इसमें एज इट यही है। अब जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 जो कहा गया है, कंसीडर द रैंडम इफेक्ट मॉडल फॉर अ 2-वे क्लासिफाइड डेटा विथ m ऑब्जर्वेशंस पर सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द एरर इज यूज्ड as a error variance for computing the test statistics factors based, यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स a एंड b, तो उसका इंट्रैक्शंस भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और ये मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द एरर इज यूज एज द एरर वेरिएंस फॉर कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द एरर इज यूज एज एरर वेरिएंस फॉर कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। पूरे क्वेश्चंस में कहना बस इसमें यही चाहा जा रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, जो इसमें जो एरर वेरिएंस है उसके लिए मीन सम ऑफ स्क्वायर कौन सा एक्ट करेगा, मतलब इसके एरर वेरिएंस के लिए मतलब ये सिग्मा एप्सिलॉन स्क्वायर, इसके लिए एस्टिमेट क्या होगा, तो वो कौन सा एमएससी होगा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, तो मतलब इसमें कौन सी हाइपोथेसिस एज इट इंक्लूड होगा जो एमएससी एज ए क्या इसके लिए एक एस्टिमेट होगा। इट मींस एक्सपेक्टेशंस ऑफ एमएससी की बात करें तो ये सिग्मा एप्सिलॉन की स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ये कहा जा रहा है। तो अब इसके लिए भी तो हमको कंप्लीट थियरी की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैंने एक शॉर्ट वे में हम लोग यहाँ पर मतलब इसमें मैंने रखा हुआ जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। डिटेल में पढ़ने के लिए तो बुक हमारे पास है ही। एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरियस सम ऑफ स्क्वायर मैंने किया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द फैक्टर्स ए, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द फैक्टर्स बी, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द इंट्रैक्शन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द एरर, और जब उसी सम ऑफ स्क्वायर के जब उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं
तो वही MSC में कन्वर्ट हो जाता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो ये जो दिया गया है रैंडम इफेक्ट टू वे क्लासीफाई विथ m ऑब्जर्वेशन पर सेल। तो जब m ऑब्जर्वेशन पर सेल में आएगा तो उसमें इंटरेक्शंस भी इंक्लूड होगा। इंटरेक्शंस मतलब वो कंपोनेंट फैक्टर्स एक साथ पैरेलल इसमें क्या करेंगे, वर्क करेंगे। टू वे क्लासिफिकेशन वन ऑब्जर्वेशन पर सेल की बात करते हैं तो उसमें इंटरेक्शन इफेक्ट इंक्लूड नहीं होता है। बाकी अगर फिक्स इफेक्ट मॉडल की बात करते हैं तो जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स होता है वो उसके मीन इफेक्ट को लेके चला जाता है, और अगर रैंडम इफेक्ट मॉडल दिया गया है तो उस केस में जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स होता है वो उसके वेरिएंस को लेके चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्टिंग प्रोसीजर डिफाइन किया गया ये इसके वेरिएंस को लेके, क्यों, क्योंकि मॉडल क्या है वो रैंडम इफेक्ट मॉडल दिया गया। ठीक, तो ये सब डिफरेंस है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट एज ए रिजल्ट के तौर पे यहाँ पर रखा हुआ है, ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द फैक्टर्स ए, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो ये इस फॉर्म में आता है। साथ में अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशंस बन जाता है। सेम इसमें भी ये पूरा किया गया, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये टर्म आ रहा है और सिर्फ इसमें। अब देखिएगा रैंडम इफेक्ट मॉडल के इनसाइड जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द एरर होता है वो एज इट ऑलवेज एज एस्टिमेट का ऐड करता है ईयर वेरिएंस के लिए। तो जो ईयर वेरिएंस दिया गया इसके लिए ये ऑलवेज होता है। बाकी अगर रैंडम फिक्स इफेक्ट मॉडल की बात करते हैं तो वो अंडर गिवन हाइपोथेसिस जो मीन इफेक्ट बेसिस होता है उसके रिस्पेक्ट में वो होता है आपका। बट यहाँ पे अब इसमें जो दिया गया है तो यहाँ से ये टर्म सिग्मा एप्सिलॉन के इक्वल कब होगा, जब ये दोनों हाइपोथेसिस पैरेलल काम करेंगे। बट यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये डज नॉट प्रोवाइड एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी है, ये सिग्मा एप्सिलॉन की स्क्वायर कब होगा, ये इसका टर्म जब ये दोनों मतलब सिग्मा अल्फा बीटा स्क्वायर और सिग्मा बीटा स्क्वायर ये दोनों इस पे क्या है, ये इक्वल टू जीरो बेस्ड अंडर नल हाइपोथेसिस को कंसीडर किया जाए। बट यहाँ पे हम इसी को लेके चलते हैं तो ये भी अनबायस्ड नहीं हो जाएगा। अब बच्चा इसमें जो इंटरेक्शंस बेस्ड इसमें इफेक्ट आ रहा है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द इंटरेक्शंस, तो ये एज इट ये सिग्मा एप्सिलॉन की स्क्वायर की इक्वल कब होगा, व्हेन सिग्मा अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो अंडर नल हाइपोथेसिस, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं इसमें यहां से ये जो इस हाइपोथेसिस के रिस्पेक्ट में जो एमएससी होगा वो ईयर वेरिएंस के लिए एक कंप्यूटिंग एस्टीमेट का काम करेगा टेस्ट स्टार्स का। तो इस केस में ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ये करेक्ट होगा, तो ए ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ये करेक्ट ये हो जाएंगे। यहां से ए ऑप्शंस ये एज इट इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां तक आने का मतलब ये कि जब तक आपको एज अ कंप्लीट इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पता रहेगा तब तक ये किया नहीं जा सकता है। और एनोवा के लिए जो सबसे बेस्ट एज अ कंटेंट हम कह सकते हैं एस.सी. गुप्ता की जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है सफिशिएंट है। अगर उतना आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट या लास्ट हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है ये भी एनोवा बेस्ड ये है। फॉर द वैलिडिटी ऑफ द ऐप टेस्ट एनोवा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एज्यूम। एनोवा के लिए कौन कौन सी मतलब एनोवा टेस्ट के लिए क्या क्या है उसके बेसिक एजम्पशंस होते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पेरेंट पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशंस आर टेकन मे बी डिफर फ्रॉम वन एनदर, नो नो। ठीक, पेरेंट पॉपुलेशंस की जब बात करते हैं तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस ये हैं वो उसका अपना जो वेरिएंस डिफर नहीं, वो इक्वल बेसिस होना चाहिए। ठीक, तो ये ऐसे ही क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। बाकी डिफरेंट इफेक्ट आर इन एडिटिव इन नेचर, इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो इधर एज इट इंक्लूड होते हैं वो एज इट इन एडिटिव इन नेचर पाए जाते हैं। क्योंकि जब मॉडल को डिफाइन कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाई आई जे मॉडल इस पे करते हैं तो म्यू प्लस अल्फा आई बीटा जे प्लस एप्सिलॉन आई जे ये मॉडल होता है। तो अब ये ड्यू टू द फैक्टर्स ए
और ड्यू टू द फैक्टर्स बी, ये इन्वॉल्व होते हैं तो ये क्या इन एडिटिव इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्फा आई और बीटा जे एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, या अल्फा आई एंड बीटा जे के फॉर्म में आ जाए, नो नो ऐसा नहीं, वो एज अ एडिशंस के फॉर्म में ही आते हैं। तो जितने भी सारे ईदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो इन एडिटिव इन नेचर ये पाए जाते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ के आपका ये करेक्ट है। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ करेक्ट होने का मतलब कि बी एज इट क्या होगा आपका ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, तो ये भी थ्योरेटिकल पार्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। तो इस तरीके से टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चंस एज अ इनोवा बेस्ड ये पूछे गए हैं, और जो 6 क्वेश्चंस हैं वो मैट्रिक्स थियरी बेस्ड है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किए। अब इसको और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने कुछ यहाँ पे बुक मैंने आपको रिकमेंडेड किया हुआ है, आप इन बुक को पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे खासे इसमें कंटेंट दिए हुए हैं। तो ये इकोनॉमिक, जैसे अगर लीनियर मॉडल की बात करते हैं तो वो लीनियर मॉडल तो है ही, साथ में इकोनोमेट्रिक्स और डिजाइन थियरी जो स्टैट 4 पेपर के इनसाइड आता है उसके लिए भी ये है। तो आप इन बुक को भी फॉलो करके आप इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से टोटल हम लोग 10 क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किए, और ये 2024 का जो क्वेश्चन पेपर्स जो बना हुआ था उसमें लीनियर मॉडल से रिगार्डेड हम लोग लेकर डिस्कस किए। मैट्रिक्स थियरी से 6 क्वेश्चंस, लीनियर एस्टिमेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, रिग्रेशन एनालिसिस से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, इनोवा से 4 क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस, बाकी ये सिलेबस हम लोग लेकर डिस्कस कर लिए हैं। अब आप में से जो भी एस्पिरेंट्स एज इट यूपीएससी आईएएस 2025 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उससे रिगार्डेड हमारा जो कोर्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो p-tutorial.com है, यहाँ पे कोर्स ऑलरेडी ये चल रहा है। 2025 के लिए जो बैच जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी हम लोग स्टार्ट 6, सेकेंड एंड थर्ड ये कंप्लीट कर चुके हैं, और फर्स्ट एंड फोर्थ में ये भी अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट होने वाला है। ठीक, तो फेब लास्ट तक ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा एफएलटी स्टार्ट होगा। तो आप में से अभी भी जो भी स्टूडेंट्स एज इट कोर्स में इनरोल नहीं कर पाए हैं वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, और अभी एक डिस्काउंटेड ऑफर इसमें चल रहा है जिसमें आपको 15,500 में कंप्लीट कोर्स आईएएस का मिल जाएगा। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 35,500 है, लेकिन एक डिस्काउंटेड प्राइस चल के इसमें 15,500 में ये कोर्स मिल जा रहे हैं। तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट करके उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। इसमें 4 आप स्टैट्स के पेपर और साथ में इसमें एफएलटी भी क्या है इंक्लूड है। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट सेशंस में जो हमारी ये जो सीरीज जो चल रही है पेपर की एनालिसिस को लेके, तो स्टैट्स फर्स्ट पेपर के इनसाइड हम लोग प्रोबेबिलिटी को लेके कर लिए हैं, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को लेके कर लिए हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पार्ट बचा हुआ तो वो भी हम लोग कर ले जाएंगे। स्टार्ट सेकंड पेपर के इनसाइड हम लोग लीनियर मॉडल को अभी किए हैं। अब ऐसे हम लोग जो रेस्ट आप जो यूनिट्स हैं उनको भी लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस के इनसाइड, और इस पैटर्न को लेकर हम लोग चलते हैं, उसकी कंप्लीट पेपर को एनालिसिस के साथ हम लोग मिलते हैं। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन।